ठीक है, अभी रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। कल जो पढ़ाए थे उसको समझाते हैं। तो सबसे पहली बात थी कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बताए थे कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो अपने थ्रू होने वाले चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग देखे थे कल कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से, कल ओम्स लॉ से हमारे पास आया था कि ओम्स लॉ को शॉर्ट में यहां समझा रहे हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ में हमसे कहा गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर applied current flowing through any conductor is directly proportional to the applied voltage। करंट जो था हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वोल्टेज के भी। ठीक, या फिर अगर हम लोग इसको लिखें कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो हम यहां पे एक कांस्टेंट ऐड किए I इंटू आर, और आर को ही क्या बोला गया था? रेजिस्टेंस। आर को क्या बोला गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू V इंटू 1 अपॉन आर। तो यहां पे 1 अपॉन आर जो आया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। क्या कहलाया? कंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट था हमारे पास, रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, और इसका सिंबल था ऐसे। तो यहां पे रेजिस्टिविटी इसका इनवर्स हो जाएगा, तो या तो ओम का इनवर्स या फिर इसको उल्टा करके फिगर बना देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल देखा था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि रेजिस्टेंस आखिर किसी भी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो यहां पे है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट ऑफ थिंग इज लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग है कि थिकनेस ऑफ द कंडक्टर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन मतलब हो गया, जैसे यहां पे देखिए ये कोई वायर है, तो जितना ज्यादा थिक होगा, ये हो गया हमारा ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम थिकनेस होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। यानी कि हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि अगर सेम मटेरियल का बना हुआ दो वायर है आपके पास, कॉपर का मान लो दो वायर है, तो एक जो कॉपर का वायर हमारे पास थिकनेस उसका मान लो 1 mm है और दूसरे का थिकनेस है 10 mm। तो 10 mm मतलब उसका एरिया ज्यादा है, उसका डायमीटर ज्यादा हो गया, और 1 mm वाले का डायमीटर कम हुआ, तो 10 mm वाले का रेजिस्टेंस कम होगा और 1 mm वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया दूसरा रिलेशन हमारे पास कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस आपके पास किस मटेरियल का बना हुआ वायर है उस पे भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी कि यहां पे हर मटेरियल के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। और फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्यों वैरी करता है, कोई भैया बताएंगे?
सर क्योंकि पार्टिकल्स के बीच पार्टिकल जो माने कि जो हमेशा माने कि क्या मूवमेंट करते रहता है ना, तो टेम्परेचर रेंडमली मूवमेंट बढ़ मूव जाता करता रहता है। है। हाँ, तो ठीक है, माने बिल्कुल कि बिल्कुल जब बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ज्यादा स्पीड, इसके अंदर स्पीड आ जाता है, इनिट हो जाता है, तो ज्यादा तेज करने लगता है मूव। ठीक है ठीक है, अब हम बताते हैं, देख सुनो ध्यान से, कुछ कुछ सही था तुम्हारा। अब वायर के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। अब इनर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण से रैंडम मोशन उसके अंदर पार्टिकल्स का बढ़ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो हो रहा है उसको ज्यादा कॉलिजन फेस करना पड़ेगा, उसको ज्यादा कॉलिजन फेस करना पड़ेगा, यानी कि वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा, जिसके कारण से हम कहते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है। अब इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों को कंबाइंड करके हम यहां पे लिखते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अब यहां पे जब रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू से चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, रो एल अपॉन ए। क्या हो गया, रो एल अपॉन ए। अब रो जो है हमारा वो एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट है जिसको रजिस्टिविटी कहते हैं, जिसको हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सर मतलब रो एक कांस्टेंट और बेसिसिटी या फिर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों है। क्या चीज? रो मतलब कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों है। रो एक कांस्टेंट है किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए। रो इज अ कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि आयरन के लिए जो इसका वैल्यू होगा वो सेम होगा, आयरन के लिए जो हमारा रो का वैल्यू होगा, गोल्ड के लिए जो हमारा रो का वैल्यू होगा वो सेम होगा। आपके पास कोई भी गोल्ड का पीस होगा तो उसका रजिस्टिविटी सेम आएगा। जैसे ही मटेरियल चेंज होगा तो रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। मतलब रजिस्टिविटी हर एक मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, और हर एक मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी का एक अलग वैल्यू होता है जो उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे यहां पे हम जब तक मटेरियल सेम रखेंगे तब तक रो सेम रहेगा, जैसे ही मटेरियल चेंज किए तो अलग अलग वैल्यू आएगा अपना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस का यूनिट तो हम लोगों को पता है, इसका यूनिट होता है ओम, ऐसा यूनिट होता है इसका ओम, और उसका सिंबल है ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से अगर रजिस्टिविटी इक्वल्स टू निकालें, रजिस्टिविटी अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसके यूनिट को देखें तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ओम मीटर। देखो, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम और एरिया का यूनिट हो गया मीटर इंटू मीटर, और इसको डिवाइड किए, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, तो ये कट गया और यह इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। एरिया सॉरी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, यहां तक समझे सब लोग? हाँ सर। ठीक है, तो अब रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप लोग लिखते जाइएगा, रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज
द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, इसको मिटा दें, हाँ मिटा दिए सर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग लिखते जाइएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। Resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube of material, by a cube of material of side 1 meter, of side 1 meter. सर एक बार फिर से बोलिएगा। रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस। टाइम अभी 7 मिनट चल रही है, बढ़ा दिया इसने ना। हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल having side 1 meter, having side 1 meter. When current flows perpendicular to the opposite surface, when current flows perpendicular to the opposite surface, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक क्यूब है, तो एक सरफेस तो ये वाला हो गया और एक सरफेस ये वाला हो गया। इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका लेंथ था 1 मीटर, साइड का लेंथ था 1 मीटर। तो ये हो गया अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। करंट जो है वो अपोजिट सरफेसेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो वहां पे हो आपका लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितना हो गया? 1 मीटर। तो अब यहां पे देख लो कि रो इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था अपना? एल इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर। तो रो इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था? R into A by L। ठीक है। अब देखो यहां पे रो का वैल्यू क्या आ गया? R इंटू 1 अपॉन 1। तो यहां पे रो का वैल्यू आ गया R, यानी कि जो आपको डिफाइन करवाए, ठीक है। अभी हम डिफाइन कैसे किए थे रेजिस्टिविटी को, कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर when current is passing perpendicular to the opposite surfaces। किसी के माइक से इको आ रहा है, माइक ऑफ रखना, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? अब इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। क्यूबॉइड के शेप में तो हम वायर को लेते नहीं हैं, तो वायर को लिए हम सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। अब किसी मटेरियल के सिलेंडर को लिए, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि सर्कल का एरिया क्या होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर शुड बी 1 मीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर शुड बी 1 मीटर। तो फिर यहां पे रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रो इक्वल्स टू आ जाएगा R A बाय L। तो यहां पे रो इक्वल्स टू फिर आ गया R इंटू 1 अपॉन 1 एंड रो इक्वल्स टू R। रो इक्वल्स टू R। तो दूसरे तरह से भी डेफिनेशन लिख लो कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर and length 1 meter when current flows perpendicular to the opposite
end of the cylinder when current passes through the perpendicular to the opposite end of the cylinder। ठीक है, तो इन दोनों केस में आप रजिस्टिविटी का जो दो डेफिनेशन लिखवाए, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, ठीक ना, आप लोग बाद में भी इसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्टिविटी जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज रेजिस्टिविटी। हाँ, रजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी किस डिपेंड करता है? वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है जिससे बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, रजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक ना, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के टाइप पे, मतलब गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, उस पे हमारा रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा रजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी रजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। यहां तक आ गई बात समझ में सबके? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। बिल्कुल। तो अब रजिस्टिविटी के आधार पे ही हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर में मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जिस मटेरियल का रजिस्टिविटी सबसे कम होगा वो कंडक्टर हो गया, कंडक्टर से थोड़ा आगे बढ़ा तो सेमीकंडक्टर हो गया, और वैल्यू और भी ज्यादा हो गया अगर रजिस्टिविटी का, तो वो फिर इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है? पुअर कंडक्टर जो है वो लिटिल बिट करंट को पास करेगा, उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। मैंने ये भी एक तरह रेजिस्टिविटी क्या इससे डिफाइन कर सकते हैं, मैंने रेजिस्टिविटी को क्लासिफाई कर सकते हैं ना, जैसे कंडक्टर हुआ, मैंने कि फिर सेमी कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, फिर इंसुलेटर। इससे रजिस्टिविटी को कैसे करेंगे? रजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग, रजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ, ये जिस मटेरियल का रजिस्टिविटी सबसे कम होगा, हाँ, आप माइक ऑफ करो आदित्य, जिस मटेरियल का रजिस्टिविटी सबसे कम होगा वो गुड कंडक्टर, उससे जो आगे होगा पुअर कंडक्टर। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा रजिस्टिविटी का वैल्यू तो वो हो जाएगा आपका बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है, आज क्वेश्चन हम भेजेंगे, आप लोग उसको बना के रखिएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लें, इसको मिटा दें। हाँ सर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो अब देखो दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस का एक इंड दूसरे रेजिस्टेंस के इंड से जुड़ा होता है। यहां पे हमारा सेल हो गया, ठीक है, की लगाना चाहो तो की लगा दो, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस को एक हो गया ये, और ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। तो यहां पे R1 और R2 दो रजिस्टर्स हैं, और दोनों को इंड टू इंड जब जोड़ दिए तो यहां पे ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। और वहीं पे पैरेलल के लिए क्या किए, तो यहां पे अगर आपके पास R1 और R2 दो रजिस्टर है, तो यहां पे ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यहां पे ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं आपस में, और इस केस में दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सीरीज केस और पैरेलल केस में मेन डिफरेंस क्या है, तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि सीरीज वाले केस में वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पे अगर हम वोल्टेज मीटर का मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिए V1 और यहां पे V2, ठीक है, तो यहां पे अगर हमारा वोल्ट V था तो यहां पे वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। और थ्रू आउट द सर्किट अमाउंट ऑफ करंट विल बी सेम, एम्पेयर का जो रीडिंग रहेगा वो सेम रहेगा पूरे सर्किट में, ठीक है। ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यहां पे अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो V1 और V2, तो यहां पे क्या होगा कि V1 और V2 का वैल्यू सेम आएगा, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V। यहां पे दोनों रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिल रहा होगा, वोल्टेज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब बटेगा कौन, करंट। अगर यहां पे एक एम मीटर लगाए हम और यहां पे एम मीटर का रीडिंग A1 आ रहा है, और दूसरा अगर हम इसके साथ एम मीटर लगा दिए A2 और इसके साथ एम मीटर लगा दिए A3, ठीक है, तो यहां पे तीनों को जब मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि इसका वैल्यू प्लस A3 का वैल्यू A1 प्लस A2 इक्वल्स टू A1 के जगह पे I लिखो, ठीक ना, यहां पे मेजर हुआ I1, ठीक है, यहां पे मेजर हुआ I2 और यहां पे करंट का वैल्यू हो गया I3। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, यानी कि पैरेलल के केस में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। यहां पे पैरेलल के केस में करंट डिवाइड हुआ और सीरीज के केस में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वोल्टेज डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहां पे अब हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना कल सीखेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप लोग सीखे आज? हाँ सर। ये समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो कल जो है इसको हम लोग सीरीज और पैरेलल को दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना एक टॉपिक बचेगा पावर, बस ना। उसके बाद अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, दो तीन टॉपिक बचेगा, तो उसको आगे हम लोग 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर आपके पीए में आ रहा है, पीए 3 में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नहीं, तो वेरी गुड। सीरीज वाला बता ही दें क्या, इक्विवेलेंट निकालना?
बता दीजिए सर। बता देते हैं। यहां पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या चीज है जो डिवाइड हो रहा है। इसके लिए भी आई का वैल्यू तो आई ही रहेगा, करंट का वैल्यू, और इसके लिए भी आई का वैल्यू सेम रहेगा। तो चेंज हो रहा है यहां पे अपना वोल्टेज। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं आर। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the combination B R ओम हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे V का वैल्यू, V इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, I है करंट का वैल्यू और R हम लोग रेजिस्टेंस को मान लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू, तो V1 हो जाएगा I इंटू R1। V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1, और V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। और हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़े कि वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि V इक्वल्स टू होता है V1 प्लस V2। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, V का वैल्यू लिखो IR, तो ये हो गया अपना IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, उसके बाद अब हम कॉमन लेते हैं, तो यहां पे तो हमारे पास है I इंटू, इसको R इक्विवेलेंट लिख दें क्या, R इक्विवेलेंट, तो यहां पे हो गया R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2। दोनों में I का वैल्यू सेम था, उसको कॉमन ले लिए। अब I दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो गया, और R इक्विवेलेंट इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। यानी कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल जुट जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। मान लो अब यहां पे हमारे पास ये 3 ओम का और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 ओम। ठीक है, इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आई समझ में? हाँ सर। जी सर जी। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रूफ करने भी आ सकता है लिखित एग्जाम में। ठीक ना, इसको मिटा दें। यस सर। सर 2 मिनट रुकिएगा, पैरेलल वाला इसका मिटा सर दिए। मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो है ही है ना सर? रिकॉर्डिंग है, आपको बात है, हाँ आपको बात है। ये तो हो गई बात पैरेलल सीरीज की। अब पैरेलल में देख लेते हैं, पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 कर दें क्या, 3 कर देते हैं, इसमें तीसरा रेजिस्टेंस। इन तीनों को जोड़ लिए हम एक सेल से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसके केस में क्या बताए थे कि V सबके लिए सेम रहेगा, V इज सेम फॉर
R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब चेंज क्या हो रहा है? तो करंट। Current। चेंज क्या हो रहा है? करंट। तो यहां पे मान लो कि यहां पे I3 है, यहां पे करंट I2 है और यहां पे करंट का वैल्यू I1 है, और पूरे सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा? I। तो हम लोग जान रहे थे कि पैरेलल के केस में I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब यहां पे इसके बेसिस पे हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, पूरे तीनों के लिए रेजिस्टेंस तो सेम है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट, इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब देख लें V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। ठीक, तो अब पूरे सर्किट के लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा ना? हाँ पूरे सर। सर्किट के लिए, पूरे सर्किट के लिए ये I का वैल्यू आ गया। अब I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? V अपॉन R1। I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? V अपॉन R2, और I3 का वैल्यू आ जाएगा V अपॉन R3। यहां तक ठीक है? अब देखो, हम लोग क्या जान रहे हैं कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वोल्टेज सबके लिए सेम है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब I के जगह पे क्या लिखेंगे? V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। इसके लिए लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, तो अब यहां पे फिर V को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब यहां पे V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये हो गया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर हाँ बोलो। जैसे आप आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, मैंने पूरा टोटल का आ जाता है, होल का आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम वोल्टेज इक्विवेलेंट क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो वोल्टेज इक्विवेलेंट ये है, वोल्टेज इक्विवेलेंट। तो उसमें सर्किट का जो वोल्टेज, क्यों नहीं लिखते हैं? जैसे पहले हम लिख सकते थे ना, V पूरा होल को EQ सीरीज वाला में, तो तो जब उसका वैल्यू उसका, अब यहां पे 4-5 सेल को जब मिलाएंगे तब ना हम वोल्टेज लिखेंगे। यहां पे तो एक ही सेल लिए हैं, हाँ 4 सेल लेंगे, फिर उसके वोल्टेज को सम अप करेंगे, तब उस बैटरी का इक्विवेलेंट वोल्टेज बताएंगे। आई बात समझ में? हाँ, हाँ। तो यहां पे तो एक ही सेल, सिंगल सेल यूज कर रहे हैं, और हम पैरेलल के लिए क्या बताए कि थ्रू आउट द सर्किट वोल्टेज सेम अप्लाई होगा। इसको भी V वोल्ट ही मिल रहा है, यहां भी अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो उसका भी V वोल्ट ही आएगा, इस पे भी V ही आएगा, इसका भी वोल्टेज डिफरेंस V ही आएगा। ठीक ना? तो पैरेलल के केस में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट बटेगा, और वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा। यहां तक आ गई बात समझ में? हाँ सर। चलो ठीक है, तो अब कल से अपना टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कल से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसको आप लोग बनाइएगा। ओके सर। ठीक है।